इनकम टैक्स में हम उसी पर्सन से टैक्स लेंगे जो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप उस नागरिक से टैक्स नहीं ले सकते जो यहाँ की रेजिडेंशियलशिप को होल्ड नहीं करता। लेकिन इनकम टैक्स ने ऐसे प्रोविजन बनाए हैं कि अगर हमारी इंडिया से इनकम अक्रू हुई, इंडिया से एक्टिविटी करके अराइज हुई, तो हम टैक्स यहां लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये होती है स्टेटसशिप ऑफ इनकम टैक्स। आप नागरिक हैं, आप मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, और एक आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम लोग स्टेटस डिटरमिन करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है, क्या प्रोसेस बना रखा है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटस पढ़ते हैं। पहला देखिए आप, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है, मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल होता है मैं, आप, समझ रहे। तो इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है इनकम टैक्स में कि वो यहाँ का नागरिक है या नहीं है। तो दो कंडीशन में से कोई कंडीशन आपके ऊपर लग जाए। कौन सी? पहली, प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर आपने इनकम अर्न की है, प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज और मोर, मतलब 182 दिन या 183 दिन, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, तो आप यहाँ के क्या माने जाओगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन ये कंडीशन नहीं लगती, आप 182 से कम रहते हो तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपसे ये पूछेंगे क्या आप 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहे? जिस साल आपने इनकम अर्न की, क्या 60 दिन इंडिया में रहे? आप बोलते हो हाँ 60 दिन तो रहा। एंड पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन गिन लिए, उसके 4 प्रीवियस ईयर में अगर आप 365 दिन इंडिया में रहे हो गिन के किसी भी टुकड़े करके, तो आप इंडिया के नागरिक हो। पिछले साल को पकड़ रहे हैं, एक आदमी 182 दिन से ज्यादा रहा तो रेजिडेंट है, अगर कम है तो उससे एक चीज और पूछेंगे, पिछले 4 सालों के बारे में बताओ आप, पिछले से पिछले 4 सालों में। ठीक है, अगर 365 दिन जोड़ के आ जाता है तो भी हम आपको क्या मानेंगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन हम लगाएंगे। अब ये तो हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस कि आप नागरिक हैं। अब ये कैसे चेक करें दोस्तों कि आप मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, मूलतः आप यहाँ के नागरिक हैं। तो सरकार ने क्या नियम बना रखा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे दो कंडीशन है दोस्तों, और दोनों लगनी चाहिए। वहां पे दो में से एक कोई लग जाए, वहां पे दो में से एक कौन सी थी दोस्तों? 182 दिन और 60 और प्लस 365 दिन। अब यहाँ पे दो में से दोनों लगनी चाहिए। क्या? 2 साल आप यहाँ के रेजिडेंट हो जाओ पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में किसी 2 साल आप पे क्या प्रूव हो गई हो? रेजिडेंशियल, मतलब कंडीशन नंबर 1। एंड 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 7 मतलब पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन इंडिया में रहे हैं अगर, तो आप यहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। समझ में आया? ये किसके लिए कंडीशन है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हम 2 चीज चेक करते हैं। पहले हम इनसे पूछते हैं, इधर आओ, हम आपसे पूछेंगे आपने इनकम किस साल कमाई? देवेंद्र, आपने इनकम किस साल कमाई? आप बोलोगे सर 21-22 में। मैं बोलूंगा 21-22 से पिछले 10 सालों में किसी 2 साल में आपके ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन लग गई, फर्स्ट वाली, यानी 182 दिन वाली और 60 दिन वाली प्लस 365। आप बोलोगे हाँ वो तो 2 बार लग गई, तो आप यहाँ के मूलतः नागरिक हैं। लेकिन एक और चेक करेंगे, एंड कि पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन इंडिया में रहे। मतलब आप ऐसे समझ लो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए हम पिछले और डिटेल ईयर को चेक करेंगे, तभी तो ऑर्डिनरी माना जाएगा ना। मान लो रिकी पॉन्टिंग है, हर साल इंडिया में आता है, लेकिन 15 दिन, 60 दिन, 2 महीने, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी ना उसके ऊपर। मान लो रिकी पॉन्टिंग है, 1 साल आ भी गया, 200 दिन इंडिया में रहा, तो रेजिडेंट तो प्रूव हो गया। लेकिन ये थोड़ा ना हर साल आप उसके गिनोगे पिछले 7 साल में, तो थोड़ा ना होगा 730 दिन। एक आध साल में आके ज्यादा दिन रुक गया, बाकी तो जब मैच खेलते तभी तो आते हैं। तो वो रिकी पॉन्टिंग रेजिडेंट प्रूव हो सकता है किसी 1 साल, लेकिन वो यहाँ कभी मूलतः रेजिडेंट प्रूव नहीं हो सकता ना, क्योंकि 730 प्लस 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट प्रूव होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए HUF को हम कब रेजिडेंट मानते हैं। HUF होता है एक फैमिली बिजनेस
जिसकी फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही है, मतलब दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, और ये कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं। ठीक है, तो एचयूएफ में आपको पता होगा थियोरेटिकली एक कर्ता होता है जो फैमिली का मेन हेड होता है, जिसको फैमिली अपॉइंट करती है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गार्जियन बोलते हैं। तो वो बिजनेस का मेन ऑथराइज पर्सन होता है। ठीक है, तो एचयूएफ को चेक करने के लिए हम कंडीशन किस पे लगाते हैं? कर्ता पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? कर्ता पे। कि एचयूएफ के लिए हम कर्ता पे चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो ध्यान समझो, एचयूएफ में हम रेजिडेंट की जो दो कंडीशन मैंने पढ़ाई ना आपको, रेजिडेंट की दो कंडीशन पढ़ाई, 182 दिन वाली और 730 डेज वाली, उसमें से हम कौन सी चेक करते हैं? कर्ता पे हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, और तो हम मानेंगे एचयूएफ यहाँ का फैमिली बिजनेस है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, फॉर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एचयूएफ पे हम कंडीशन लगाएंगे ही इज रेजिडेंट इन 2 years आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2 सालों में पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, वही जो कंडीशन मैंने पढ़ी सेकंड वाली, पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल आपके ऊपर रेजिडेंट की कंडीशन लग गई हो, एंड वही पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या, पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 डेज एचयूएफ सॉरी कर्ता कहां रहा हो? इंडिया। तो क्या एचयूएफ क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट यहां की, और उस पर हम इनकम टैक्स के प्रोविजन लगाएंगे। तो कुछ नई कंडीशन नहीं है, जो इंडिविजुअल की ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन थी वो हमने यहां पे लगाई कर्ता में रेजिडेंट चेक करने के लिए। और ध्यान रखो, एचयूएफ के लिए हम दो कंडीशन नहीं चेक करते, कौन सी? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी वाली। सिर्फ कौन सी चेक करते हैं? रेजिडेंट वाली। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी सिर्फ किसके लिए चेक करते हैं? एक इंडिविजुअल के लिए, आम नागरिक के लिए। क्लियर है? एचयूएफ समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिए एक और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था एओपी बीओआई फर्म पढ़ाए थे ना, मैं आपको सारे पर्सन बता रहा हूं कौन कौन की कंडीशन कब चेक होती है। तो ये लोग कब माने जाते हैं? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान समझो, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में नोट्स में लिखा है, इफ हैविंग अ सिंगल कंट्रोल इन इंडिया देन इट वुड बी रेजिडेंट। देखो, अगर आपका यहाँ बिजनेस है, अगर यहाँ से कंट्रोल करते हो, अगर आपका मैनेजमेंट इंडिया से होता है, चाहे भले आपकी सारी ब्रांचेस कहाँ हो, बाहर हो, तो हम यहाँ का नागरिक मान के एओपी बीओआई और फर्म को क्या मानेंगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे। अब कंपनी पे भी देख लो, कंपनी पे कब चेक करते हैं? अब कंपनी के लिए सिंपल है, कंपनी अगर इंडियन है, इंडियन मतलब इंडिया से रजिस्टर्ड है, तो क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कंपनी, तो इंडियन है ही, नागरिक है ही, रेजिडेंट है। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो क्या चेक करेंगे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंडिया में है, ऑफिस इंडिया में है, ब्रांचेस इंडिया में है, तो हम उसको रेजिडेंट मान के टैक्स लगाएंगे। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक हमारा जो पर्सन की डेफिनेशन थी उसमें कौन कौन से पे रेजिडेंट स्टेटस लगता है वो हमारा चेक हो गया। क्लियर? यहां तक आप एक बार देख लो। एक टेबल पे आ जाइए, पेज नोट्स 12 पे, जिसमें लिखा हुआ है प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेक करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और उसमें हम 3 चीजें देखते हैं कि वो यहाँ का नागरिक है, वो यहाँ का नागरिक नहीं है, और वो यहाँ का मूलतः नागरिक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है मैंने, देखो राइट हैंड साइड वाली टेबल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और तीसरा क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। एक तो वो नागरिक है जिसपे दोनों कंडीशन लग गई, 182 दिन वाली और 730 दिन वाली, वो कौन सा नागरिक है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक वो नागरिक है जिसपे पहली कंडीशन लगी लेकिन दूसरी नहीं लगी, तो क्या बन गया? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और तीसरा इसमें दोनों नहीं लगी, क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स में हम नॉन रेजिडेंट से भी टैक्स लेते हैं, एनआर जो होगा उससे भी लेते हैं। कब लेते हैं? अभी वही टेबल आपको बताएगी। अगर इनकम इंडिया से अराइज हुई, इंडिया में एक्टिविटी हुई, तो आपसे हम टैक्स लेंगे। अब आप खुद सोचो, मान लो यहाँ पे जस्टिन बीबर आता है या कोई फॉरेनर आता है, यहाँ पे एक्टिविटी करता है, अपना फंक्शन करता है, और उससे यहाँ के दर्शक, यहाँ के उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसको टिकट या जो भी उसकी कमाई यहाँ से होती है, तो क्या बताओ सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए? तो जब वो यहाँ से जाएगा उसको हम टैक्स लेंगे, क्योंकि इनकम अराइज इन इंडिया।
तो वही मैं आपको टेबल पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट देखिए, पहला टेबल लिखिए दोस्तों, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया से रिसीव हुई तो चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हैं, तीनों प्रकार के लोग टैक्स भरेंगे, क्योंकि इनकम कहां रिसीव हुई? इंडिया। दूसरी टेबल कहती है एन इनकम विच अक्रू अराइज इन इंडिया। अक्रू अराइज मतलब सोर्स यहां से है, और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम का मतलब होता है मानना, हमें लगता है, हमें मतलब इनकम टैक्स को लगता है, इन प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब ऐसा समझ लो आप, जस्टिन बीबर ने फंक्शन यहां किया, प्रोग्राम यहां किया, लेकिन उसको इनकम बाहर अपने कंट्री में मिली। अब क्योंकि इनकम अक्रू यहां से हुई तो भी इसी को टैक्स देना पड़ेगा। तीनों प्रकार के लोग टैक्स देंगे, यहां का नागरिक भी, मूलतः यहां का नागरिक भी, और नॉन रेजिडेंट। तीसरा देखो दोस्तों, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब ये इनकम अक्रू कहां हुई है? यूएस में। अक्रू और अराइज यूएस में हुई है, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी यूएस में हुई, लेकिन आगे लिखा है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यूएस की कोई, यूएस में कंपनी है रिलायंस, यूएस में कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने इनकम दी यूएस के लोगों को। अब यूएस में इंडियन भी रहते हैं, तो देखो यहाँ पे टैक्स कौन भर रहा है? देखो यहाँ पे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी टैक्स भर रहा है इंडिया में, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भर रहा है, लेकिन कौन नहीं भर रहा? नॉन रेजिडेंट यहाँ पे टैक्स नहीं भरेगा। समझ में आगे आपको? अक्रू और राइज इंडिया से इनकम हुई, लेकिन बिजनेस इनकम है, सॉरी, अक्रू राइज यहां नहीं हुई, रिसीव भी यहां नहीं हुई, तो सिर्फ कौन टैक्स भरेगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला पर्सन, एनआर नहीं भरेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। एनी अदर सोर्स मतलब बिजनेस के अलावा, तो कौन भरेगा? सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी पर्सन ही टैक्स भरेगा, बाकी दो लोग नहीं भरेंगे। लास्ट दोस्तों, इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कमाया, देखो ध्यान से, अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23 चल रहा है, देखो ना, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वही प्रीवियस ईयर है। हम टैक्स भरेंगे कब? 23-24 असेसमेंट ईयर में। तो यहाँ पे जो रूल वो ये कह रहा है, इनकम आपने अर्न करी थी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 में, और इंडिया भेज रहे हो आप 22-23 में, तो कोई भी प्रकार का नागरिक नहीं देगा। इसको हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जिस साल इनकम वो अराइज होगी उसी साल टैक्स लग गया होगा, तो रेमिटेंस इनकम पे हम टैक्स नहीं लगा रहे। रेमिटेंस का मतलब होता है यूएस का कोई पर्सन अपने यहाँ इंडिया में पैसा भेज रहा है, लेकिन उसने कमाया कब था? वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है? तो ये टेबल आपको हेल्प करती है कि कौन से इनकम कौन से पर्सन को टैक्सेबल है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोविजन हो गया रेजिडेंशियलशिप का। ठीक है।